शरारत किस्त नंबर 1। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरश्तयाक नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया, और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ ठटकी, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ, वीरान और बेरौनक। इस औरत से कोई जवाब ना बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया। लेकिन इसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नायमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को इसके बेडरूम में छोड़ाओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ आऊँ। नायमा ने इसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नायमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नायमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन ख़ास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नायमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झंझला सा गया। वो ठटक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और उन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रोंदने जा रही थी। इसके कदम मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी की ज़िंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मायने रखती है? नायमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई थी और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों सा महसूस हुआ था, दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठटक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें ऊंधी पड़ी थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चिरमिरा के रह गई। इसने कदम पीछे उठाया और देखा, वो दुल्हन का सोने का गुलोबंद था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। इसने झुककर गलाबंद उठाया, उसके कुछ मोती टूट गए थे। इसने वो गलोबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर ऊंधी लेटी थी, चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज़ का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा कर बेड के करीब आया। रबी, इसकी भारी आवाज़ बासानी इसके कानों तक पहुंची थी। रबी, इसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस तक ना हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था, दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मांद कर रही थी। इसने बमुश्किल अपनी नज़रें चुराई। हेलो, सो गई? इसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लम्स से एकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज़ बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो यक चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ, अपने किए की सज़ा, वो गुस्सा चबाकर कहने लगी। महरोज़ इसे सरतापा देखकर रह गया। रोई रोई सुर्ख आँखें, मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती हुई रहनाइयाँ नज़र हट नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक ख़ास नेमत हो तुम, इसने गंभीर लहजे में कहते हुए इसके गाल को छुआ। वो इसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा है ना मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। महरोज़ के हाथ इसकी कमर को छू रहे थे। इसे ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझ में कि आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजारी थी वो भी खुदा जानता है, इसने कहते हुए इसे ज़ोर से भींच लिया था। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाओ, वो फनकार कर कहती हुई इस पर झपट पड़ी। वो इसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए इसके हाथ रोक रहा था।
لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن پہ خراش ڈالی وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دہاڑا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی سنجیدہ ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کاندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہاں، تمہیں کیا پتا، سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو۔